नमो बुद्धाय। जैसे हमने पिछला जो टॉपिक था वीडियो का हमारे कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एंशियंट बुद्धिज़्म एंड टुडेज बुद्धिज़्म इन इंडिया। सो मेरी जितनी भी स्टडी थी उसमें मैंने पार्ट 1 में बताया कि कैसे आज का बुद्धिज़्म है उसको कैसे क्रिटिकली एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हमें बुद्धिज़्म के बारे में मुझे जितना भी पता है मैं आपको बताता, आपके साथ शेयर करता। आप मुझे कमेंट में भी बताइए कि मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक नहीं हूँ, या फिर मेरा कहीं ज्ञान छूट तो नहीं रहा है। तो मैंने अभी डॉक्टर आम्बेडकर थॉट किया, 2 साल कंप्लीट हो गए, और उसमें मुझे और नए से बुद्धिज़्म समझ में आया बाबा साहब आम्बेडकर के क्रिटिकली एनालिसिस करके। क्योंकि बुद्धिज़्म में क्या हुआ है कि बुद्धिज़्म को हम एज अ रिलीजन लेते हैं, पर बुद्धिज़्म रिलीजन से हटके है। हमारे जो वर्ल्ड में अभी क्या है कि 10 से 12 रिलीजन है, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे भारत में ही सबसे ज़्यादा रिलीजन है जो को एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हिंदुज़म हो गया। वैसे बाबा साहब के एक वैल्यूम में तो हिंदुज़म को रिलीजन का दर्जा ही नहीं मिल सकता करके बताया गया है कि हिंदुज़म इज़ नॉट अ रिलीजन, हिंदुज़म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। यानी वो जीवन जीने का एक मार्ग है जिसमें 4 वर्ण है, वर्ण के हिसाब से आपको रहना है। जैसे ब्राह्मणिज्म जो है उसका टॉप ऑफ द वर्ण है, और वो हर नीचे के जो जितने भी वर्णाज है उनको डोमिनेट करने वाला है। हाँ, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं जो उन सबकी रक्षा करने वाले हैं, और उसके बाद जो है वो वैश्य आते हैं जो सिर्फ बिजनेस करेंगे, सिर्फ व्यवहार करेंगे, और जो शूद्र है वो इन तीनों की सेवा करेंगे और तीनों के लिए कार्य करते रहेंगे। और सेवा में जैसे बोल सकते हैं हम कि जैसे ज्योतिबा बोलते हैं कि जो शूद्र वर्ग है वो स्लेव वर्ग था। और मैं जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो मेरे उतनी स्टडी नहीं थी, और मुझे क्या लगता था कि जो शूद्र वर्ण है वो शूद्र हम ही लोग हैं। जैसे आज के हम जो बुद्धिस्ट कन्वर्शन बुद्धिस्ट है, कन्वर्शन नहीं बोल सकते, बाबा साहब ने उसको रिवाइव किया, रिवाइव यानी फिर से उसको हमको वापस दिया बुद्धिज़्म शुद्ध करके। बुद्धिज़्म में बुद्धिज़्म की पढ़ाई करके, त्रिपिटक की पढ़ाई करके, पाली भाषा की पढ़ाई करके। बाबा साहब एकमात्र ऐसे इंसान है जिन्होंने पाली भाषा का व्याकरण लिखा है खुद उनके वैल्यूम्स में, और सबसे महानतम विद्या विभूषित व्यक्तियों में वो है। और उन्होंने अपनी विद्या सिर्फ खुद के लिए नहीं ली, उन्होंने उस विद्या को हमारी जनरेशन के लिए आगे बढ़ा के उसको संजो के रखा हमारे अपने वैल्यूम में। और बाबा साहब बोलते थे कि मुझे जितना खुशी अपने बच्चों के लिए नहीं होती थी, जितनी खुशी मुझे जब मैं किताब लिख के उसको पब्लिश करता था तब मुझे वो खुशी होती थी, जो सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो वो होता है एक ज्ञानी व्यक्ति का एक लक्षण होता है वो कि वो खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए ज्ञान अर्जित तो करता है, पर वो चाहता है कि ये ज्ञान मेरी आने वाली जनरेशन को भी मिले और उनका इससे कुछ फ़ायदा हो। तो हमारा टॉपिक था कि इतने सारे रिलीजन है, तो हिंदुज़म को वो रिलीजन नहीं मानते, तो ऐसे सिखिज़म है, सिख एक अच्छा रिलीजन है, धर्म है। उसके बाद है क्रिश्चियन है जो आउटर है, जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, और जैन धर्म है जो यही का है। और बुद्ध और बाबा साहब के हिसाब से जो धर्म की परिभाषा है वो कुछ अलग है। बुद्ध बोलते हैं कि यानी जो बुद्धिज़्म बोलते हैं हम, बुद्धिज़्म, तो इसके अगर हम पाठ करते हैं तो देखो, बुद्ध यानी जब गौतम, सिद्धार्थ गौतम जब इनलाइटमेंट हुए तो उनको लगा कि मेरे नाम का अभी कुछ अर्थ नहीं रहा, सिद्धार्थ गौतम का, और मुझे मेरा नया जन्म हुआ है। यानी वो जन्म की थ्योरी मानते थे। जन्म यानी एक ही लाइफ में हम कुछ दूसरा व्यक्ति महत्व बनते हैं। हमारा पहले का जो ज्ञान था उससे हम ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, उसको बुद्धिज़्म में जन्म बोलते हैं। तो हाँ, तो बुद्धिज़्म का क्या अर्थ है कि बुद्धिज़्म यानी बुद्ध ने बताया हुआ विचार, यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज अ नाउ वी रियलाइज, और हम बोलते हैं उनको कि वो एक बुद्धिस्ट धर्म है। जबकि बुद्ध खुद बोलते हैं कि ये कोई धर्म नहीं है, ये एक आपको दी गई एक फिलॉसफी है।
ये एक बौद्धिकवाद है, बौद्धिकवाद जिसको बोलते हैं कि जैसे बुद्ध ने कुछ थेरियाज लिखी, जैसे कार्य कारण भाव रखा और नेचुरल लॉ रखे कि किसी भी कार्य के पीछे कुछ कारण होता है, विदाउट रीज़न नथिंग इज हैपेंड। जैसे बोलते हैं कि कोई अगर पत्ता गिरता है पेड़ से तो उसके पीछे भी कुछ ग्रेविटी है, या फिर वो पत्ता बुढ़ा हो गया है, तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जो कारण हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम ढूंढ सकते हैं। वैसे हमें ह्यूमैनिटी की परिभाषा में बुद्धिज़्म का बहुत अच्छा हमें अनुवादन मिलता है कि ह्यूमैनिटी कैसे हो सकती है। जैसे इंसान होता है वो डरता है, वो सुपरस्टिशियस होता है और कुछ कुछ चीज़ें मान के चलता है। तो बुद्ध क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें आप मान के मत चलो, आपके पास ब्रेन है तो आप लोगों को या फिर कुछ चीज़ों को चैलेंज करो, क्योंकि आपका कोई एग्जिस्टेंट, यानी आप अगर वहाँ पे उपस्थित हो तो आप क्या हो, आप एक ब्रिलियंट ब्रेन हो। जैसे बोलते हैं हमारे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कि इंसान अगर है तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका एक शरीर है, उसका मन है, उसका दिमाग है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। और वो एक सोशल एनिमल है, वो यानी समाज में जीता है, समाज में बैठता है, समाज में रहता है और उसको सामाजिक नियमों को वो लेके चलता है। तो एक बुद्धिज़्म में ऐसे है। तो इन चीज़ों को सोच के, गहराई से सोच के जब बुद्धिज़्म की हम पढ़ाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि बुद्ध ने ह्यूमैनिटी को ही इन्हांस किया है। रूढ़ी परंपरा जो थी, जिसमें बोलते हैं कि एक कहावत है कि एकाधी पीढ़ी का परंपरा दूसरी पीढ़ी का वो फॉलो किया जाता है, यानी दूसरी पीढ़ी से फॉलो किया जाता है। समझ लो, बोलते हैं कि एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी का परंपरा बनने में वक्त नहीं लगता। तो एकाधी पीढ़ी ने अगर अपने खुद की डोमिनेशन के लिए, खुद का वर्चस्व दिखाने के लिए अगर एकाधी परंपरा चालू की है, जैसे समझ लो पत्थर को पूजना, अगर वो परंपरा चालू की है तो आने वाली जनरेशन विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दैट, वो करने से पहले कम से कम वो आधी जो पीढ़ी है वो तो मानने लगेंगी कि हाँ, पत्थर को पूछते थे हमारे पूर्वज और हमें बिना क्वेश्चन किए उसको भी पूछना चाहिए। तो बुद्ध उस चीज़ों का खंडन करते हैं। बुद्ध बोलते हैं कि आपको हमेशा, अगर आप जिंदा हो तो आपको सवाल पूछने की आदत होना चाहिए। और सवाल कौन पूछेगा? जिसके पास थोड़ा तो भी बेसिक ज्ञान है, क्योंकि हम ऐसे ही सवाल नहीं पूछ सकते। हमें इसलिए, और ज्ञान पाने के लिए हमको क्यूरियस होना चाहिए, हमको दिलचस्पी देना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों हवा आती है तो पेड़ों की पत्तियां हिलती है, ये सब हमें सोचते रहना चाहिए। बिकॉज हम अगर इंसान है तो हम एक थिंकर है, हम थिंकर एनिमल है, हम सभी जानवरों से अलग है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ब्रेन है और हमें ज़्यादा जिम्मेदारी भी है। बोलते हैं ना कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे पास ज़्यादा बड़ा ब्रेन है तो हमारे ऊपर जो दूसरे जानवर है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम हमारे बोलते हैं कि सर्वाइविंग के लिए हम दूसरे एनिमल को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। अगर हम दूसरे एनिमल को सैक्रिफाइस करेंगे, एनिमल सैक्रिफाइस हो गया, या फिर किसी, समझ लो रास्ता बनाने के लिए पहाड़ सैक्रिफाइस कर दिए, तो बुद्ध ने ये चीज़ों को मना किया है। बुद्ध नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें हो और उसका दुष्परिणाम हमारे पृथ्वी को, हमारे आने वाली जनरेशन को हो। बुद्ध बहुत ही गहराई से सोच के हमारी आने वाली जनरेशन के बारे में सोचते हैं, वो उनकी फिलॉसफी है। इसलिए बुद्ध बोलते हैं कि आप मेरा नाम भी मत लो। अगर आपको लगता है कि पहली ये बातें मैंने रखी है आपके आगे तो मेरा नाम भी मत लो। आपके दिमाग को अगर वो लगता है, पढ़ता है और आपको वो अनुभव में आता है, तब आप उसको मानो। तो इसमें क्रिटिकल एनालिसिस ये हो गया कि जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको कि हमारे बुद्धिज़्म को अभी 2500 साल हो गए हैं और 2500 साल में इसके 6 से 7 पंथ, 7 पंथ तो नहीं पर 5-6 पंथ निकल चुके हैं। जैसे बुद्ध का खुद का हीनयान, उसके बाद महायान, वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान, ऐसे करते करते लोगों ने उसका शाखाएं बना दी है। तो उसका क्या हुआ कि अगर किसी को अच्छा बुद्धिज़्म, जैसे बाबा साहेब ने हमें 1956 के बाद कन्वर्शन करके नागपुर में दीक्षा भूमि में सबसे बड़ा और रिलीजियस कन्वर्शन माना जाता है विदाउट हैविंग अ ब्लड शेड। जो बाबा साहेब की व्याख्या है कि लोकतंत्र कैसे होगा विदाउट एनी ब्लड शेड।
अ रेवोल्यूशन इनटू अ सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। तो वही उन्होंने किया। कोई जब उन्हें कन्वर्शन किया तो कोई उसमें ब्लड शेड नहीं था, एकदम शांति से वो कन्वर्शन था। हमें जैसे जो पूर्व के महार लोग थे या फिर जो भी लोअर कास्ट थे, बाबा साहेब खुद जिस जाति से आते थे उनको छोड़ के नया जन्म लिया उन्होंने बुद्धिज्म में। हाँ, नया जन्म तो नहीं बोल सकते, बाबा साहेब की जब हम स्टडी करते तो पता चलता है कि उन्होंने जो हम महार लोग पूर्व के बुद्धिस्ट लोग थे और हमसे बदला लेने के लिए जो हमें हमारी जीवन जीने की पद्धत थी उसको बायकॉट करने के लिए यहाँ की समाज व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था जो थी, उन्होंने हमें समाज से दूर कर दिया था। पर हमारी जो कल्चर थी, बुद्धिस्ट कल्चर थी, उसको संजोए हुए थे। हम कभी भी हमारे जो घर में किसी की मौत होती थी तो हम बुद्धिस्ट रिवाज से पंच तत्वों में विलीन हो गया करके उसको हम गाड़ते थे, न कि जलाते थे। जलाना जो है वो और गाड़ना, ये दोनों अलग अलग विचारधाराओं की प्रवाह है। जैसे जलाना ये हिंदुइज्म का एक, हिंदुइज्म तो नहीं बोल सकते, एक वर्ण व्यवस्था का रिफ्लेक्शन है। और बुद्धिस्ट रिफ्लेक्शन क्या है कि उसको हम गाड़ देते हैं, बरी करते हैं। और दूसरा कि हमारी जब हम व्यवस्था से टूट गए थे, हमारी व्यवस्था टूट गई थी, हमारा इनकम सोर्स ही नहीं था, तो हमें खाने के लिए और जीने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता था। और हम तब कुछ सालों बाद, जैसे समझ लो 1956 के पहले, हम गोमांस भक्षण करते थे, जो हमारे बाबा साहब के कम्युनिटी के लोग थे, महार कम्युनिटी के। फिर उन्होंने बुद्धिज़्म लिया और एक साइकोलॉजिकल कन्वर्शन था, वो साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन था। साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाते ही लोगों के लाइफस्टाइल में परिवर्तन हुआ और लोगों को पता चला कि हम ही इस देश के भारतीय बुद्धिस्ट लोग थे जो बुद्धिस्ट परंपरा, बुद्धिस्ट कल्चर को हम फॉलो करते थे। तो उसमें भी क्या हुआ कि जैसे हिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिलता है कि बुद्धिज़्म इतना प्रभावशाली हो गया था भारत में कि यहाँ के लोग शस्त्र उठाना भी अनिवार्य नहीं समझते थे। पर वो एक गलत थ्योरी है, गलत माना गया उसको, कि अगर समझ लो कोई इंसान बुद्धिमान है तो वो शस्त्र नहीं उठाएगा, अपनी खुद की रक्षा नहीं करेगा। हमें नेचुरली खुद की रक्षा करने के लिए कोई सोच नहीं चाहिए, हमें पड़ता है। पर हमारी वहाँ की व्यवस्था, बुद्धिस्ट व्यवस्था को बदनाम करने के लिए ऐसी दुष्प्रचार किया गया कि यहाँ के लोग बुद्धिज्म के कारण शस्त्र नहीं उठा रहे थे बोलते, जबकि वर्ण व्यवस्था में साफ तौर पे बोला गया है कि सिर्फ एक ही वर्ण शस्त्र उठाएगा और सबकी रक्षा करेगा, यानी वो था क्षत्रिय वर्ण। तो ऐसा है कि मेरी रक्षा कोई दूसरा करेगा, उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा ना, तो उसका दोषी वही वर्ण व्यवस्था है, ना कि बुद्धिज्म को हमेशा बदनाम करके रखा गया। और जब बाबा साहेब ने इसका आकलन किया कि बुद्धिज्म क्या है, त्रिपिटक का अब पढ़ाई किया उन्होंने, और फिर उनको पता चला सच क्या है, तो सच ये था कि हम बाबा साहेब की कम्युनिटी के लोग, महार लोग, जैसे ज्योतिबा फुले बोलते हैं कि मराठा कौन है। ज्योतिबा फुले जी के ग्रंथ में लिखा गया है कि मराठा, मांग, माड़ी, मैतर, जो यम से चालू होता है, म से चालू होता है, वो मराठा है। तो ज्योतिबा के आप अगर पढ़ोगे ग्रंथ तो उसमें आपको मराठा की डेफिनेशन मिलेंगी। वैसे महार को भी मराठा बोलते थे। तो जो महार लोग हैं, जो शूरवीर लोग हैं, बाबा साहब बोलते हैं आप शूरवीर लोग हो, तो जो शूरवीर लोग हैं वो बुद्धिस्ट लोग थे, उनको फिर से बुद्धिज्म दिया बाबा साहब ने। और आज अभी 60 साल हो गए समझ लो बुद्धिज्म हमें मिले, और हमारी जो विकास है, जो साइकोलॉजिकल विकास है, मानसिक विकास है, वो अभी ग्रोथ पे है। तो हमें, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमको बुद्धिज्म में क्या करना चाहिए कि हमारे जो भिक्षु है, ट्रेंड भिक्षु है, उनके लिए कॉलेज ओपन करना चाहिए, उनके लिए एक व्यवस्था देनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि संघ जो है वो दान पे चलता है, हमें दान देते हैं, जो उनके लोग होते, हम लोग होते हैं, जो उपासक होते हैं, हम दान देते हैं तो भिक्षु सर्वाइव करता है।
और बुद्धिज़्म सर्वाइव करने के लिए हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आके बुद्धिज़्म को, हमें बोलते ना कि अगर कोई हमको हीरा मिला है तो उसको तराशते रहो। बुद्धिज़्म को हम क्रिटिकल एनालिसिस करो। हो सकता है बुद्धिज़्म में कोई और बुद्धिज़्म को बदनाम करने के लिए इन फ्यूचर कुछ षड्यंत्र रचे और बुद्धिज़्म को बदनाम करते रहे। उससे अच्छा मेरे जैसे लोग जो पढ़ाई करते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर थॉट में एक है कि मेरे जैसे यूथ को आगे आके थॉट जो है बाबा साहब की थॉट का क्रिटिकली एनालिसिस करना चाहिए, वैसे बुद्धिज़्म का भी क्रिटिकली एनालिसिस करना चाहिए। समझना चाहिए कि क्या है इसके पीछे, क्या हमें ऐसे ही मिला है ये कपड़े, ये टी शर्ट, ये ऐसे ही मिली है? नहीं, इसके पीछे बाबा साहब का, बुद्ध का कठोर परिश्रम है। और हमने भी, हमारी भी उतनी ही शूरवीरता देखी है कि हमने कभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ कभी नहीं रहे, हम उनके अपोजिट ही रहे हमेशा, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग थी वो हमेशा हमको बुद्धिस्ट साइकोलॉजी से ही जोड़े रखती थी। हमने कभी भी वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, और वैसे ही हम हमेशा बुद्ध के विचारों के चलने वाले लोग, बुद्ध के बारे में सोचने वाले लोग। जैसे हम बुद्ध बुद्ध क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्ध ने वो नींव रखी है। हो सकता है उसके पहले किसी और ने, जैसे चारवाक लोग थे, उन्होंने वो नींव रखी थी, पर बुद्ध ने ह्यूमैनिटी के कुछ लॉ है कि इंसान सामाजिक है तो उसको किस तरह जीना चाहिए, उसको उसने प्रोटेक्ट किया और परंपरा चलती गई। बुद्ध ने संघ दिया, धम्म दिया, धम्म यानी विचार, जैसे हम बोलते हैं ना बुद्ध धम्म, तो बुद्ध के विचार, तो बुद्ध ने अपने विचार दिए। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे भूटान के तरफ जाते हैं या फिर हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें भारत में दिखता है कि जो मंदिर थे, जैसे 84,000 मंदिर थे, जहाँ मंदिर बोलते हम, जबकि वो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ बुद्धिज़्म की पढ़ाई करने लोग आते थे, दूर दूर से आते थे। पूरा भारत तब एजुकेशनल हब था। और फिर जैसे हमें पता चलता है कि बाहर से लोग आए, मुस्लिम्स आए, जिन्होंने बुद्धिज़्म को नष्ट किया, और यहाँ के ब्राह्मणिज्म व्यवस्था तो बुद्धिज़्म के पीछे ही थी। तो जब ये दोनों मिलके बुद्धिज़्म के ऊपर प्रहार करती है तो बुद्धिज़्म जो प्रचारित होता था मंदिरों से वो नष्ट हो गया। तो बोलते, बाबा साहब का एक कोट है कि बुद्धिज़्म के प्रचार करने वाले भिक्षु ही खत्म हो गए, तो उसको बताने वाले लोग ही खत्म हो गए, तो सुनने वाले भी कहाँ उतनी दिलचस्पी लेंगे। ये सब होते गया। तो इस हिस्ट्री में ये सब कुछ है, और बहुत सी चीज़ों का ठिकरा जो है वो बुद्धिज़्म पे फोड़ा जाता है कि बुद्धिज़्म जो है वो इतना वो करता है, लोगों को शांति प्रिय बना देता है कि वो शस्त्र नहीं उठाते। ये सत्य नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ना ये बुद्ध ने सिखाया है, पर मार्ग कैसा होना चाहिए? शांति से, क्योंकि शांति का मार्ग जो है ना वो दूर तक जाता है, और शस्त्र का मार्ग आपको तुरंत ही आपको बता देगा कि आप जीते हो, पर वो जीत कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि शस्त्र का दुष्परिणाम जो होता है वो बुद्धिज़्म में समझा के रखा है कि क्या दुष्परिणाम हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं बुद्धिज़्म की। और क्रिटिकली एनालिसिस में क्या है कि हमें आने वाली जनरेशन को एक होकर कम से कम नागपुर से ही एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में बुद्ध की त्रिपिटक को, जैसे बोलते कि अभिधम्म पिटक जो है त्रिपिटक में, वो बाद में ऐड किया गया है, जिसमें कुछ मिलावटें हैं, तो इसको कौन चेक करेगा? तो हमें अभी एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके बुद्धिस्ट एजुकेशन को बढ़ावा देके क्रिटिकली एनालिसिस करना सीखना चाहिए। और मैं भी कोशिश करूंगा कि और क्रिटिकली एनालिसिस करते रहूंगा, मैं और भी वीडियो आपके पास लाते रहूंगा। अगर मेरी बातों में सत्यता है या फिर कुछ मेरी गलतियां होती है, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने जो बोला हुआ शब्द जो है वो 100% सही है या फिर 100% रॉन्ग है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अगर मेरा वीडियो देख के पता करते हैं कि ये लड़का या फिर इंसान क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, इसमें क्या सत्यता है, आप उसको गौर से सुनिए। और ये कोई भी अगर बुद्धिस्ट इंसान है जिसको बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस करना है इन फ्यूचर, आपके ऊपर है, आप बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस करो या ना करो।
आप अगर बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस करते हो, ये प्रैक्टिस का भाग है। ऐसे नहीं कि आज कन्वर्शन हो गया, कल जाके हम बुद्धिस्ट हो गए, लोगों को बताना फिर बताते फिर रहे हम बुद्धिस्ट है, पर आपको पता ही नहीं कि बुद्धिज़्म में होता क्या है, पंचशील क्या है, त्रिशरण क्या है, अष्टांग मार्ग क्या है, 10 पारमिता क्या है, सिर्फ 10 पारमिता पढ़ने से 10 पारमिता होती है क्या, त्रिपिटक क्या है। अगर वो हम 10 पारमिता का एक एक शब्द का अर्थ नहीं बता पाए और अर्थ बता के उस मार्ग पे नहीं चले और वो मार्ग पे चलते चलते कर्म नहीं किए और कर्म का विपाक हमको नहीं पता चला, तो बुद्धिज्म कुछ भी आपको पता नहीं है। आप सिर्फ नाम के बुद्धिस्ट हो, तो नाम से कुछ नहीं होगा, काम से होगा। हमें बुद्धिज्म के ऊपर काम करना चाहिए, हमें पंचशील के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे पंचशील में बताया गया है कि प्रमाद ठाना वेरमणि, जैसे पंचशील है हमारा, जैसे उसको बोल सकते हैं क्या है, पाली भाषा में है, और पाली भाषा तब प्रचलित भाषा थी, तो बुद्ध ने बोला कि इसको भाषाओं को लोगों के हिसाब से ढालो। तो